अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कुल्लई माशियात के मुतग़य्यरात और उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो इक्वेशनल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ मल्टीप्लायर को भी देखने की कोशिश करेंगे, पर इसके पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि जब भी इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन बावक्त आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने मजीद यूजफुल लेक्चर्स के लिंक शेयर किए हुए हैं ताकि आप उनसे भी फायदा उठा सकें। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बीए पार्ट 1 के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और रिलेशनशिप्स के बारे में देखा था, इक्वेशंस को देखा था कि उसमें कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, एक्सोजेनस और एंडोजेनस वेरिएबल्स। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जिसको कि हम एज एन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमारे कौन कौन से वेरिएबल से हमें सामना पड़ेगा और किस तरह से उनके रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं। पहला जो काफी बेसिक और बार बार रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है वो आमदनी और सरफ का है। आप कंजम्पशन और इनकम के ताल्लुक को देखेंगे। हमारी लाइफ में हमारी इनकम और कंजम्पशन गहरा ताल्लुक रखती है, इसलिए इनको स्टडी करना जरूरी है और इकोनॉमिक्स में बार बार आप इसको देखेंगे। कंजम्पशन से क्या मुराद है? हर वो चीज जो हमें अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने के लिए खरीदते हैं या जिस पर हम खर्चात करते हैं उसको हम अपना सरप्लस कंजम्पशन कहते हैं। जिस तरह के मैंने पहले बताया कि आपकी इनकम और कंजम्पशन में गहरा रिलेशनशिप पाया जाता है। रिलेशनशिप क्यों पाया जाता है कि जिस तरह आपकी इनकम ज्यादा होगी आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी कंजम्पशन भी कम होगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जब आपकी आमदनी में इजाफा होता है तो आपका खर्च बढ़ जाता है और कम होने से आपकी सरफ भी या कंजम्पशन भी कम होती है। सरफ और आमदनी के इसी ताल्लुक को हम मैथमेटिकल फॉर्म या रियाजी की इस्तिलाह में भी पेश कर सकते हैं, जिसे हम कंजम्पशन का फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमारा C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम है। इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे जहां पर आप लोगों को लिखकर बताने की जरूरत होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वर्ड के जरिए इक्वेशंस डिराइव करके भी बताऊं, ये क्योंकि बहुत बेसिक इक्वेशन है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम, F इज फंक्शन हियर एंड Y इज योर इनकम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये वाले इक्वेशन के जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो आपके डिपेंडेंट होंगे और राइट हैंड साइड पर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी हम कह सकते हैं कि ये सरफ आमदनी का फंक्शन है या तफाइल है। आमदनी और सरफी खर्च के तफाइली रिश्ते की वजाहत हम बेहतर तरीके से दो शक्लों में कर सकते हैं, जिसमें हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेते हैं। इनके फॉर्मूलाज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि APC हमारा औसत मिलाने सरफ है, जिसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। औसत मिलाने सरफ जैसे कि नाम से ही जाहिर है एवरेज ऑफ योर टोटल कंजम्पशन है, और एवरेज को जब भी आपने फाइंड करना होता है आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट से डिवाइड करते हैं। सो औसत मिलाने सरफ से मुराद आमदनी और सरफी खर्च की बाहमी निस्बत है। यानी जब हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल या पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे Y से तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। यानी लोग अपनी आमदनियों में से किस निस्बत से अपनी जरूरियाती जिंदगी पर खर्च करते हैं ये रिफ्लेक्ट किया जाता है APC से। यहाँ पर ये फॉर्मूला गिवन है कि APC इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय योर इनकम। सो जब भी आप अपने टोटल कंजम्पशन के फंक्शन को Y से डिवाइड करेंगे आपको एवरेज फंक्शन मिल जाएगा। एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ इस तरह से बताया है कि अगर किसी शख्स की आमदनी 5,000 रुपए है, एक शख्स जो कि टोटल इनकम अपनी 5,000 रुपए महाना कमाता है, वो उसमें से 4,000 रुपए अपनी जरूरियाती जिंदगी पर खर्च करे तो उसका औसत मिलाने सरफ अगर हमने फाइंड करना है तो कंजम्पशन क्या हुई उसकी 4,000, जो कि वो अपनी टोटल इनकम में से खर्च करता है, और
5000 उसकी क्योंकि टोटल इनकम है, जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। ये इंडिकेट करता है कि वो 80% ऑफ हिज टोटल इनकम कंज्यूम कर लेता है विद इन अ मंथ। तो अगर पोस्ट मिलाने सिरप की इकाई 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि लोग अपनी आमदनी के मुकाबले में कम खर्च कर रहे हैं और कुछ रकम को बचा रहे हैं। 1 डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि 100% वो अपनी इनकम को इस्तेमाल कर रहा है। अब क्योंकि देखेंगे 100 में से जब 80 माइनस करेंगे आप तो आपके पास 20% उसकी सेविंग निकलेगी। सो एमपीएस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें कि 100 में से जब आप इस 80% को माइनस करेंगे तो जो 20% रह गया है वो कहाँ गया। सोचने वाली बात है, वो सेविंग्स में ही पड़ा होगा। अगर इकाई के बराबर हो तो उसकी कोई सेविंग नहीं है, अगर इकाई से कम होगी तो वो बचत करेगा, इकाई से ज्यादा होगी तो वो अपनी इनकम से भी ज्यादा खर्च कर रहा है और उस जायद खर्च के लिए वो डेब्ट लेगा, कर्ज लेगा या किसी भी तरह से दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंजम्पशन को मेंटेन करेगा। एमपीसी या मुख्तमम मिलाने सिरप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बार बार इकोनॉमिक्स में आप दोहराया जाएगा आपके कोर्स में। इफ यू आर स्टडिंग फॉर बीए और बीएससी में भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो एमपीसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत सारी चीजों को डिराइव करते हैं। ये हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। रेट ऑफ चेंज से हमारा मतलब ये है कि आपके इनिशियल पॉइंट से करंट पॉइंट तक आप में कितना चेंज वाक़या हुआ है। फर्ज करें कि अगर आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है। जैसे ही ह्यूमन टेंडेंसी है, आपकी इनकम में इजाफा होता है, आपकी कंजम्पशन भी इफेक्ट होती है और इम्प्रूव हो जाती है। इस जायद इनकम से आपके जायद खर्च की बाहमी निस्बत को जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम मुख्तमम मिलाने सिरप या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का नाम देते हैं। इसको मार्जिनल इसलिए कहा गया है कि अब आपका मार्जिन क्योंकि इंक्रीज हो गया है और उस एग्जैक्ट मार्जिन को फाइंड करने के लिए हम लोग एमपीसी को इस्तेमाल करते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। आगे जब इनके फर्दर कॉन्सेप्ट्स एलैबोरेट करने को आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक इक्वेशन है तो आई थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट कि जब भी एमपीसी आपने फाइंड करना है तो आप कंजम्पशन का चेंज लेंगे, यानी दो कंजम्पशंस को आपस में माइनस करेंगे ताकि आपको अपनी चेंज इन कंजम्पशन पता चले, और यहाँ पर दोनों इनकम्स को आपस में माइनस करेंगे ताकि आपको चेंज इन इनकम पता चले। और ये एपीसी से मिलता जुलता है, वहां हमने सी डिवाइडेड बाय वाई लिया था, यहाँ पर हमने चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम को लिया है। आगे मिसाल को डिस्कस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लैरिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर एक कंज्यूमर की आमदनी 5000 से तब्दील होकर 5500 रह जाए, यानी अब उसकी इनकम में 500 इंक्रीमेंट हुआ है और कंजम्पशन भी उसकी चेंज होगी। ये हमने पहले जिक्र किया कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन क्योंकि अब इंक्रीज कर रही है वो 4000 से 4300 हो गई है। तो इस आमदनी में तब्दीली क्योंकि 500 है और आपके सरफ में तब्दीली 300 होगी इन दिस न्यूमेरिकल। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपका कंजम्पशन में जो चेंज आया था वो 300 था और नीचे जो चेंज आया था वो 500 था, जो कि 0.6 है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में फाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि 300 डिवाइडेड बाय 500 इज 0.6। सो हम कह सकते हैं कि मुख्तमम मिलाने सिरप 0 से ज्यादा है लेकिन इकाई से कम है। तो हमारा एमपीसी आपने याद रखना है हमेशा लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। इन दोनों वैल्यूज या एक्सट्रीम्स के दरमियान ही एमपीसी की वैल्यू आएगी। चूंकि अब आमदनी में इजाफे के मुकाबले में उसका सरफी खर्च में निस्बतन कम इजाफा हो रहा है, लिहाजा आमदनी बढ़ने से उसका औसत मिलाने सिरप और मुख्तमम मिलाने सिरप दोनों ही गिरना शुरू हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा एपीसी इक्वल्स था हमारी टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय हमारी टोटल इनकम। सिमिलरली हमारा एमपीसी इक्वल्स है हमारी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय
हमारी चेंज इन इनकम। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एपीसी का फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय Y और MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल इनकम। इन दिस केस जब हमारी इनकम, जिसे Y0 हम कहते हैं, इक्वल्स थी 5000 के, ये हमारी Y0 होगी। अब हमारी दूसरी जो इनकम है वो Y1 है, जो कि इक्वल्स है 5500 के। हमारी C0 Y0 पर थी 4000। अब क्योंकि अब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई है, इसलिए अब हमारी C1 कंजम्पशन जो होगी वो 4300 है एज पर योर बुक्स न्यूमेरिकल। यहाँ पर कुछ उन्होंने इस तरह से किया है कि चेंज इन इनकम फाइंड करने के लिए हम लोगों ने Y1 माइनस Y0 को लेना है, जो कि कुछ इस तरह से होगा 5500 माइनस 5000। ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर सकें। वैसे मैंने वर्बली आपको बुक में बता दिया है। अब क्योंकि हम लोगों ने एमपीसी को लेना है इसलिए अब हम चेंज इन कंजम्पशन भी दे देते हैं। इसके लिए हम लोग C1 को माइनस करेंगे C0 में से। C equals to 4300 minus 4000। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा चेंज इन इनकम इक्वल्स है 500 के और हमारा चेंज इन कंजम्पशन जो है वो इक्वल्स है 300 के। जब आप 300 को 500 से डिवाइड करते हैं इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हुए तो आपके पास 0.6 आंसर आता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपकी बुक की तरफ देखते हैं। अगला जो काफी अहम रिलेशनशिप है वो आमदनी और बचत का है। बचत से क्या मुराद है? बचत से मुराद कुछ इस तरह से है कि ये आमदनी का वो हिस्सा होता है जो आप बचाते हैं, जिसको खर्च नहीं करते और अपने फ्यूचर सेविंग्स में इंक्लूड करते हैं। अगर आपने सेविंग्स को फाइंड करना है तो आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे और जो बची हुई रकम रह जाएगी वो आपकी सेविंग कहलाएगी। सेविंग्स आपकी इनकम होती है आफ्टर योर कंजम्पशन। आप अपनी अखराजात मुकम्मल करने के बाद जो रकम बचाते हैं उसको हम सेविंग्स कहते हैं। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हमारी सेविंग्स आर फंक्शन ऑफ द इनकम। अब जितनी ज्यादा किसी की इनकम होगी उतनी ही ज्यादा उसकी सेविंग भी होगी। हम आपकी बुक में भी देखते हैं, आपकी बुक में भी इसी तरह से उन्होंने सेविंग्स के फंक्शन को डिफाइन किया है। जिस तरह हमने सेविंग्स में एवरेज और मार्जिनल देखा था, इसी तरह से इस लेक्चर में भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी और एवरेज प्रोपेंसिटी को हम देखेंगे। जिस तरह हमने कंजम्पशन फंक्शन के लिए एपीसी और एमपीसी फाइंड किया था, सिमिलर पैटर्न्स पर हम लोग अपना एपीएस और एमपीएस फाइंड करते हैं। तो अगर आपने एपीसी के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लिया है तो एपीएस आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका एपीएस जो होगा वो आपकी टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम होगी। अगर आप अपने सेविंग्स के इस फंक्शन को डिवाइड कर देंगे इनकम से तो आपके पास एपीएस आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आपने एमपीएस फाइंड करना है तो ये भी चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होगा। हम आपकी बुक में भी फर्दर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने एपीएस का यही फॉर्मूला लिया है। अगर किसी शख्स की आमदनी 5000 होगी और उसका खर्च अगर 4000 है, तो क्योंकि अब हमने सेविंग्स निकालनी है, पहले हम अपने इनकम में से अखराजात को निकालेंगे जो कि 1000 रुपया है। अब आपने एपीएस फाइंड करना है, तो इस सेविंग को आपने टोटल इनकम से डिवाइड करना है जो कि 0.2 रह जाती है। और अगर आपने दूसरे फॉर्मूले से एपीएस को फाइंड करना है तो बहुत आसान है। अगर आपको न्यूमेरिकल में एपीसी गिवन है तो आप एपीएस फाइंड कर सकते हैं। 1 क्योंकि आपकी टोटल इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 माइनस एपीसी विल गिव यू एपीएस। और अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा तब्दील कर दें तो आप एपीसी भी फाइंड कर सकते हैं। एक अहम बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि एपीसी प्लस एपीएस हमेशा इक्वल्स होंगे 1 के। ये आपकी इनकम का 100% एरिया फॉर्म करते हैं। अगर आपने एपीएस को फाइंड करना है तो आप इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएंगे, एपीसी माइनस 1 करेंगे। और अगर आपने एपीसी फाइंड करना है तो आप दूसरी तरफ एपीएस को ले जाएंगे, 1 माइनस एपीसी होगा। और अगर आपने एपीएस फाइंड करना है तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीफॉर्म करेंगे, आप एपीसी को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस एपीसी होगा। और अगर आपने एपीसी फाइंड करना है तो एपीएस को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो आपके पास एपीएस आ जाएगा। एक बात जो गौर जायजा लेने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास फॉर्मूला में एपीएस और एपीसी मौजूद है और न्यूमेरिकल में आपको एपीएस गिवन है या एपीसी गिवन है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली बआसानी फाइंड कर सकते हैं। हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। मार्जिनल का फॉर्मूला भी उन्होंने कुछ इसी तरह से दिया है जो एमपीसी का था। अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल को भी थोड़ा सा देखते हैं। एमपीएस भी कुछ उन्होंने इसी तरह से दिया है। जब हम अपनी बचत को फाइंड कर लेते हैं तो हम अपनी चेंज इन इनकम को भी फाइंड कर सकते हैं। जब चेंज इन इनकम को फाइंड करते हैं तो उसको टोटल फंक्शन ऑफ सेविंग्स से डिवाइड करने पर आपको एमपीएस मिल जाता है। यहाँ पर अगर इस एक सारिफ की आमदनी 500 रुपए इजाफे के साथ हासिल होती है, यानी उसका 500 बेनिफिट हुआ है, 500 रुपया उसका बढ़ गया है, जिसमें से वो 200 रुपए अब बचा सकता है, तो आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली की बाहमी निस्बत को हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि अब वो 200 रुपी एक्स्ट्रा क्योंकि बचा सकता है और 500 रुपी क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, दैट्स द चेंज। सो 200 इज डिवाइडेड बाय 500 विच इज 0. एपीसी और एपीएस की तरह एमपीसी और एमपीएस भी इक्वल्स टू 1 होगा। लिहाजा अगर आपको एमपीएस गिवन है आप एमपीसी फाइंड कर सकते हैं, आपको एमपीसी गिवन है तो आप एमपीएस बआसानी फाइंड कर सकते हैं। हम आप आगे चलते हैं। एक और अहम कॉन्सेप्ट आमदनी और इन्वेस्टमेंट का है कि ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। सरमायाकारी से मुराद क्या है? ये वो सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट होती है जो हकीकी इजाफों में इजाफा करने पर, कोई नया कारखाना कायम करने पर, नई इमारत तामीर करने पर, नई जमीन वगैरह काश्तकारी में लाने पर या सरमायाकारी और आमदनी में इजाफा पर हासिल होती है। ठीक है, आप सरमायाकारी और आमदनी में रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होगा अगर आपकी इनकम में, तो आप इन्वेस्ट भी ज्यादा कर सकेंगे। क्योंकि अब हम सरमायाकारी करते हैं तो हमारी आमदनी में डेफिनेटली इजाफा होता है, इसलिए हम इनके रिलेशनशिप्स को आगे देखते हैं। एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स में बार बार दोहराया जाता है वो ज़ारब का है या मल्टीप्लायर का है। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी रकम मल्टीप्लाई हो, इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। हम मल्टीप्लायर को मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं कि जब सरमायाकारी में इजाफा होता है तो आमदनी में कई गुना इजाफा होता है।
आपकी सेविंग्स करने से आपकी इनकम में इजाफा नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से आमदनी में इजाफा तो होता है, लेकिन वो कई गुना होता है। इसलिए कई गुना की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लायर की हेल्प लेते हैं। सरमायाकारी का हुजम या वॉल्यूम शो करने पर आमदनी भी कई गुना कम हो जाती है। जब आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एक इंसान या एक शख्स या एंटरप्रेन्योर जिसकी बहुत सारी फर्म्स हैं, अगर वो ज्यादा जगह इन्वेस्ट करता है तो उसको डेफिनेटली फायदा ज्यादा होता है। विदाउट एनी डाउट वो ज्यादा पैसे कमा सकता है इन कंपैरिजन टू द एंटरप्रेन्योर जिसकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है या वो थोड़ी जगह इन्वेस्ट करता है। अगर आपने इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इनकम इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आमदनी में तब्दीली आपकी सरमायाकारी में तब्दीली का बायस बनती है, लेकिन विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट। थोड़ा सा आपको लिखकर एक्सप्लेन करती हूँ। अभी तक हमने जो स्टडी किया था, हमने देखा था कि हमारी कंजम्पशन और सेविंग्स इनकम का फंक्शन थी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनकम किसका फंक्शन है। अब हमारी इनकम है फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बात आपने याद रखनी है। हमारी इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होगी। अब हमने ये सीखा है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल चेंज आएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का चेंज होगा वो इनकम के बराबर नहीं होगा। इसमें ये डिफरेंस है कि ये इफेक्ट मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट और इनकम का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बनता है। अब एक बात जो कि अहम है वो ये है कि अगर हमने अपना मल्टीप्लायर या के फाइंड करना है कि हमारी इनकम इंक्रीज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज होती है, तो हम इस इक्वेशन को जरा सा रीएडजस्ट अगर करें तो हम अपना मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हैं। के इक्वल्स टू चेंज इन, हमारा चेंज इन इनकम विच इज डिवाइडेड बाय हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने अब ये देखना है कि आपका मल्टीप्लायर हमेशा इक्वल्स होगा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हम अब आपकी बुक में भी थोड़ा देखते हैं कि न्यूमेरिकल के जरिए बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश में आप देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि मल्टीप्लायर इज द नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम चेंजेस ड्यू टू द गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना इजाफा होता है आपकी इनकम में, दैट इज इंडिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। ज़ारब की कदर जितनी ज्यादा होगी, विदाउट एनी डाउट आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। सो सरमायाकारी में तब्दीली से आमदनी में उसी कदर इजाफा होता है। मसलन अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया है तो आपकी ज़ारिब की कुव्वत 5 होगी। तो कौमी आमदनी में 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने 20 करोड़ से, अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज की है, तो आपकी इनकम 100 करोड़ रुपए से इंक्रीज कर जाएगी। सो इसी तरह से अगर इसमें कमी कर दी जाए तो वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के साथ कम होगी। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अखज़ करने का तरीका क्या है। ये अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने उसमें भी करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करूंगी। पहले हम देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स में मल्टीप्लायर के बारे में किस तरह से डिफाइन किया गया है। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो था वो केन्स ने प्रेजेंट किया था। केन्स ने कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री में आती है तो वो पुश इफेक्ट देती है। ये बॉक्स जो है वो पुश की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो एक स्टैटिक इकोनॉमी को एक पुश इफेक्ट देती है, जिस पुश से उसकी एक साइकिल बिल्डअप होती है और इनकम में मल्टीप्लिकेटिवली इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑटोनमस चेंज का मतलब है कि एक वाजिया तब्दीली, गिवन चेंज, अ कांस्टेंट चेंज इन योर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इज बिगर देन द एक्सपेंडिचर चेंज दैट कॉज्ड इट। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑटोनमस चेंज आता है आपके अखराजात में, तो आपकी इकोनॉमी में जो चेंज आता है वो
कहीं बड़ा होता है आपकी स्पेंडिंग के पैटर्न की तब्दीली से। सो हम कह सकते हैं कि ये जो बिगर चेंज है उसकी वजह क्या है, दैट इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, द इम्पैक्ट ऑफ स्पेंडिंग चेंज इज मल्टीप्लाइड। सो द ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज सेट्स ऑफ अ डोमिनो और रिपल इफेक्ट। डोमिनो या रिपल इफेक्ट होता है कि वो एकदम से बूस्ट देता है आपकी इकोनॉमी को। सो इट इज अराउंड द ग्लोब कॉल्ड मल्टीप्लायर प्रोसेस। आपकी स्पेंडिंग चेंज होने से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूजली चेंज होती है, वो ऑल ड्यू टू मल्टीप्लायर प्रोसेस की वजह से है। अब मल्टीप्लायर प्रोसेस होता क्या है? जब एक इंसान या एक शख्स स्पेंड करता है इन अनदर पर्सन्स इनकम, when one person spending is another person's income। अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपकी स्पेंडिंग किसी दुकानदार की इनकम होगी, वो इनकम जनरेट करके फर्दर उसको री इन्वेस्ट करेगा और वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सो एक्स्ट्रा इनकम फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर स्पेंडिंग। हम कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग एक इंसान ने की, एक इंसान ने खरीदारी की, इसमें इसने इनकम जनरेट की, उस खरीद यानी जो दुकानदार था उसकी, उस दुकानदार ने जब आगे स्पेंड किया, वो उसकी इंड्यूस स्पेंडिंग हुई, ये रकम यही रुकी नहीं, बल्कि वो जो नफा इसको हासिल हुआ था उस नफे से इसने आगे स्पेंड किया, इसकी इनकम बनी, इसने आगे दिया, उसकी इंड्यूस स्पेंडिंग हुई, आगे आगे, और ये बढ़ता हुआ साइकिल पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट करता रहता है और रुकता नहीं है। सो एनी चेंज इन स्पेंडिंग सेट्स इट ऑफ। कोई भी चेंज अगर स्पेंडिंग में आता है तो इसे सेट ऑफ कर सकता है, दैट इज अबाउट रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन करते हैं अपनी स्पेंडिंग में तो इसको सेट ऑफ कर सकता है, बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। सो एनी ऑटोनोमस चेंज इन स्पेंडिंग कैन सेट ऑफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस। यानी कोई भी इसमें हल्का से भी तब्दीली आई, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी मल्टीप्लायर इफेक्ट में बहुत ही ह्यूजली चेंज अकर करता है, जिनमें से कुछ कंजम्पशन है, आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक्सपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, टैक्सेशंस हैं, इंपोर्ट्स हैं, और ये वाले जो लाइट ब्लू कलर में है इनको हम चेंज इन लीकेजेस कहते हैं। ये लीकेज वेरिएबल्स हैं, यानी आपकी सेविंग कभी भी तब्दील हो सकती है, गवर्नमेंट टैक्स कभी भी तब्दील कर सकती है, इंपोर्ट्स किसी भी वजह से चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये इंजेक्शंस हैं, ये आपकी इकोनॉमी में से लीक आउट होते हैं और ये गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। ये लोगों की सेविंग्स यानी कि उनके हाथ से निकलती हैं और ये गवर्नमेंट इंड्यूस करती है, इंजेक्ट करती है। सो एक्सपोर्ट्स जब भी मुल्क में आएंगी, इन्वेस्टमेंट जब भी आएंगी, तो ये आपकी इंक्रीमेंट को शो करेंगी। क्वेश्चन जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ऑटोनोमस चेंज इन एक्सपेंडिचर या जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, फाइनल चेंज इन रियल जीडीपी यहाँ पर इनकम है। सो हेंस योर चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू द चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो द मल्टीप्लायर, जो कि मैंने अभी आपको लिख कर भी बताया है। सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं इट विल बी मोर देन वन अनलेस देयर इज अ चेंज इन द प्राइस लेवल। हमेशा ये मोर देन वन होगा, अगर ये लेस देन वन होगा तो फिर तो इसका आइडिया ही खत्म हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपने याद रखनी है कि हमेशा मोर देन वन रहा करेगी। पीछे जो अभी हम लोगों ने सीखा कि एमपीसी और एमपीएस क्योंकि इक्वल्स टू वन है, सो हम अपने फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लायर कंजम्पशन का फाइंड करना है तो क्योंकि नीचे एमपीएस होगा तो उसको हम 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं, या k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। अगर आपने एमपीएस को चेंज करना है तो आप एमपीएस की जगह 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी लिखकर भी डिस्क्राइब किया है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करनी है। कुछ देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमारी इनकम फंक्शन है हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का, यानी हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव करते हैं। अगली जो बात हमने ये सीखी वो ये थी कि इनकम हमारी इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आवर इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट में हमने ये देखा कि जो सेविंग्स है हमारी वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। जो भी आपकी सेविंग होगी वो आप अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसको इस्तेमाल करते हुए आप इन्वेस्ट
करेंगे। सो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारी सेविंग्स आर इक्वल टू कंजम्पशन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट। अब किसी भी वजह से आपकी इनकम में अगर इंक्रीज आता है या चेंज आता है तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। आपकी चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब भी आपकी इनकम में तब्दीली आएगी तो आपकी सेविंग भी चेंज होगी, सेविंग चेंज होगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंक्रीज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगी, अगर ये रिड्यूस होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस करेगी। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हमारी जब भी कंजम्पशन में चेंज आता है वो ड्यू टू हमारी चेंज इन इनकम की वजह से आता है। अब चूंकि एक अहम बात जो अभी हमने सीखी थी वो ये थी कि हमारा MPC है चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इनकम। जब भी हमारी इनकम में चेंज आएगा हमारी कंजम्पशन में चेंज आएगा। यहाँ पर हमारी चेंज इन कंजम्पशन है इक्वल्स टू A इंटू चेंज इन इनकम, यानी यहाँ पर A हमारा MPC को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। A यहाँ पर इक्वल्स टू होगा MPC। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो अगर आपने चेंज इन कंजम्पशन फाइंड करना है तो आपको इस फंक्शन को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने A को MPC कंसीडर किया है। जब हम अपनी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे जो कि इक्वेशन 1 है तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसमें से जब आप चेंज इन इनकम को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लायर मिल जाएगा। जब आप अपनी इनकम को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, जिससे कि आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अब मैथमेटिकली जब दो चीजें एक ही इक्वेशन में कॉमन हो तो हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम अपनी इनकम को यहाँ पर कॉमन लेंगे और हमारे पास जो अंदर रह जाएगा वो 1 माइनस A रह जाएगा और दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन पर हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि मल्टीप्लायर चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम के इक्वल होता है, इसलिए जब हम अपनी इक्वेशन में से y के चेंज को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये अब इक्वल्स है 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एज पर आवर कॉन्सेप्ट जो हमने अब सीखा है ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये वाला वेरिएबल हमें इस साइड पर लेकर आना पड़ेगा, इसलिए ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A हो जाएगा और हमारा ये वाला फंक्शन क्योंकि K के इक्वल है हम कह सकते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। सो ये अब हमारा फाइनल फंक्शन जो होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A के इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स अब हमारा मल्टीप्लायर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है विथ द हेल्प ऑफ MPC एंड आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इनकम और उसकी डिवीजन। आपकी बुक की तरफ भी देखते हैं, आपकी बुक में भी उन्होंने इसी तरह से इनकम को कंजम्पशन और सेविंग्स के इक्वल लिया, साथ ही साथ उन्होंने ये एज्यूम किया कि इनकम में जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट की इक्वल है। जैसे ही आपकी इनकम में कोई चेंज आता है आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में चेंज आता है, क्योंकि MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम है। तो हमने अगर चेंज इन कंजम्पशन फाइंड करना है तो रीअरेंज करते हुए हम अपना चेंज इन कंजम्पशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आसानी के लिए हमने MPC को यहाँ A से रिफ्लेक्ट किया है। तो इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए आप अपने मल्टीप्लायर की तरफ आ जाएंगे। एक दफा डू इट योरसेल्फ। अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने
कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अब क्योंकि अल्फा को हमने MPC एज्यूम किया था, यहाँ पर हमारा अल्फा जो था वो ऊपर इक्वेशन में हमने यहाँ पर देखिएगा MPC की इक्वल कंसीडर किया था, तो हम इसको इक्वेशन को अगर दोबारा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हमारा K इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A या MPC। अब हम लोगों को ये भी पता है कि 1 माइनस MPC किसके इक्वल था, हमारा 1 माइनस MPC जो था वो इक्वल था MPS के। अगर आप दोबारा इसको रीअरेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो K का मल्टीप्लायर है वो इक्वल्स है 1/1 MPC। हम आपकी बुक में भी देखते हैं, आपकी बुक में भी उन्होंने इसी तरह से रीअरेंज किया है, क्योंकि अल्फा को हमने MPC कहा था तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, और आप हमारा K कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय MPS के इक्वल है। ज़ारा को फाइंड करने का एक मुतबादिल तरीका भी है, इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।